हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर का ही एक टाइप है, फुल वेव रेक्टिफायर। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर बताया था। उसी में मैंने बताया था रेक्टिफायर के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर है और उसमें भी सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको मेरे इसी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से जाएंगे तो आसानी से उन्हें वॉच कर लें। यदि कर लिया है तो गुड, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हाँ, ये बात हम आपको याद दिला दे हैं कि ये जो भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा, जैसे डायोड लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये मैंने पिछले वीडियो बना चुका हूँ। इस पर वीडियो बना चुका हूँ। ये सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो आप वहां से जरूर वॉच कर लें। क्योंकि मैं इसमें जो है इस डायोड की, इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि मैं वो चीज़ इसमें बताऊंगा तो फिर ये वीडियो तकरीबन 1 आवर से 2 आवर्स के बीच का चला जाएगा। तो इसलिए मैं इसकी जो भी वर्किंग है, डायोड की वर्किंग हो चाहे फिर वो ट्रांसफार्मर की वर्किंग हो, वो नहीं बता करके सीधा रेक्टिफायर की वर्किंग बताऊंगा। तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो इसकी हर बात आपको समझ में आएगी, हर टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हो सकता है आपको ऊपर से चला जाए, जब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो चीज़ जरूर देखिएगा। दूसरी बात, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, मैं देखता हूँ कि तकरीबन व्यूज़ आ जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि 150, 150, 150 व्यूज़ आ जाते हैं। फिर मैं उसकी जब टाइम देखता हूँ कि वॉचिंग टाइम कितना हुआ है, तो लगता है कि लगभग 300 मिनट। देखने में भी हंसी आती है। 300 मिनट 150 लोगों ने देखा है, मतलब 2 मिनट। एक स्टूडेंट ने 2 मिनट वीडियो देखा है। ये वहाँ से एवरेज वैल्यू निकल के आती है कि एक स्टूडेंट ने 2 मिनट वीडियो देखा है। मुझे कभी कभी तो हंसी आती है कि यार 2 मिनट में आप लोग कितना पढ़ लेते हो। इस वीडियो को स्टार्ट किया और एंड कर दिया, बस हो गए 2 मिनट। तो आप 2 मिनट में इस वीडियो से क्या पढ़ लेते होगे? मुझे तो नहीं समझ में आता है आप लोग क्या पढ़ लेते होगे। खैर, जो भी है, मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा। आपको अगर दिन में समय नहीं मिल पाता है, आप शाम को पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, प्रत्येक टॉपिक समझ में आएगा। फिर आपको ये लग रहा होगा कि सर तो बुक वाला पढ़ा देते हैं, जो बुक में है वही पढ़ाते हैं। तो भैया, मैं बुक वाला ही पढ़ाता हूँ। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंपटीशन का लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी मैं कंपटीशन वो क्या क्या पढ़ाते रहे सर, जो कि एग्जाम में पूछा नहीं गया, फिर भी आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो भी 2020 में, मतलब 2020 में जो भी पूछा जाएगा उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सभी टॉपिक्स बता रहा हूँ, और टॉपिक्स का अंदर तक बता रहा हूँ जितना कि एग्जाम में आएगा। तो मुझे पिछले 4 सालों से जो अनुभव है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बातें मैंने बताई उम्मीद है आपको याद रहेंगी, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब पूर्ण तरंग डिस्चार्ज। इससे पहले का जो टॉपिक थे वो हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर थे। तो वीडियो हम फास्ट करेंगे, समय कम हो रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि एसी की दोनों पल्स में, एसी की फुल साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है। एसी की फुल साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है। कहने का मतलब है जैसा एसी कुछ इस प्रकार से होती है। तो आपने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि एसी की हाफ साइकिल में 0 से पाई तक ही हमें आउटपुट मिलता था, और पाई से 2 पाई के बीच हमें 0 मिलता था। यदि आप जाएंगे मेरे पिछले वीडियो हाफ वेव रेक्टिफायर पे, तो वहां पे देखेंगे कि हाफ पल्स में हमें आउटपुट मिल रहा था, मतलब पॉजिटिव साइकिल में हमें आउटपुट मिल रहा था, निगेटिव साइकिल में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि 0 से पाई के बीच मिलेगा ही मिलेगा, फिर पाई से 2 पाई के बीच भी हमें आउटपुट मिलेगा। तो कहने का मतलब है फुल साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा। एसी की फुल साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा, उसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये तो आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो फुल वेव रेक्टिफायर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर,
का यूज़ करके हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। उसके बाद हमारा था एक ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर था और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके, तो आज हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके बना रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया है, जिसमें ये बीच से एक लूप निकला हुआ है, तो इसे हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, वो भी स्टेप डाउन। जी हाँ, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या भी देख सकते हैं, फेरों की संख्या भी देख सकते हैं। ये कोर है आपके बीच में, ये सभी पता है। मैं बता रहा हूँ ना कि जो चीज़ मैं बता चुका हूँ वो मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ट्रांसफार्मर का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। और डायोड का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ वो वाला भी वॉच कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो मैंने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जिसमें AC इनपुट कराई है। उसके बाद S1 सिरा है, S2 सिरा है, S0 सिरा है, S0 सिरा। आप यहाँ पे ABCD FGR जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे S1, S2, S0 दिया है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी का प्राइमरी सिरा है, ये सेकेंडरी का सेकेंड सिरा है, इसलिए मैंने S1 और S2 नाम दिया हुआ है। F0 मतलब मिड में सिरा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिड में दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे S1 सिरा में D1 डायोड कनेक्ट किया है, S2 सिरा में D2 डायोड कनेक्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिड वाले में एक RL लोड प्रतिरोध कनेक्ट किया है, दोनों डायोड के अक्रॉस में, दोनों डायोड के अक्रॉस मैंने यहाँ पे RL लोड कनेक्ट किया है, जहाँ पे हमें EDC आउटपुट मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे DC आउटपुट मिलेंगे। ये तो आपकी संरचना हो गई कि आप एग्जाम में संरचना कैसे लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी वर्किंग को समझेंगे, तो वर्किंग को मैं समझता हूँ, यदि आप वर्किंग समझ जाते हैं तो फिर ये वाला जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आसानी से बना सकते हैं, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाते हैं तो फिर आप इसकी वर्किंग आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है, यदि आप एक चीज़ समझ जाएंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक बना पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्किंग समझने के लिए आपको ये तो पता होगा ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार करता है। नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब S1 सिरा आपको यहाँ पे, हाँ एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी कि मैंने सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर ही क्यों यूज किया है। मैंने सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर ही क्यों यूज किया है। मैं यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी तो ले सकता था, जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से होता है, वो भी तो यहाँ पे ले सकता था, और ऐसे डायोड कनेक्ट करके मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देता। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, आप सोच रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया सर ने, क्यों ये स्टेप डाउन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज किया। तो हम आपको बता दें कि जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये निगेटिव होगा, आप कहेंगे हाँ ठीक बिल्कुल बात सर, क्योंकि ये निगेटिव जब होगा तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और कहने का मतलब है इसमें भी एक डायोड रिवर्स बायस होगा, एक इसमें भी रिवर्स बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो आपकी पॉजिटिव पल्स मिल जाएगी। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि करंट का एक नियम होता है कि वो जहाँ से गई है वहीं पे उसे उतनी ही वापस आनी है। करंट जहाँ से गया है वो वहाँ से उतना ही वापस आना है। और जब डायोड रिवर्स बायस होता है कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब भैया करंट इधर से तो गई है, इधर नहीं जाएगी, तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी, इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो हमारे लिए क्या है, आउटपुट पे कुछ मिलेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो वोल्टेज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर ऐसा करते हैं, हम डायोड पलट के लगा देते हैं, डायोड पलट के लगा देते रिवर्स वाला, तो ये भी फॉरवर्ड हो जाता। अब आपको ये लग रहा होगा कि जब ये भी फॉरवर्ड होगा वो भी फॉरवर्ड होगा तो फिर क्या आपको डीसी मिलेगी, फिर तो जो जहाँ से जा रही थी वो वहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी इस प्रकार से। आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा कि जब हम इस प्रकार से डायोड कनेक्ट कर देंगे तो फिर तो हमें ये वाला D1 डायोड दे देगा, ये वाला D2 डायोड दे देगा, फिर तो ये AC होगी। हमारा मोटो क्या था, DC रेक्टिफायर DC में कन्वर्ट करना, फिर तो ये AC की AC रही। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर ही क्यों यूज करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसकी जो वर्किंग है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वर्किंग में मैं बता रहा हूँ जब S1 सिरा पॉजिटिव होगा और S0 सिरा निगेटिव होगा, ये आप देख रहे होंगे जब S1 सिरा पॉजिटिव होगा, S0 सिरा निगेटिव होगा, फिर उसी स्थिति में क्या होगा, इस डायोड के लिए ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। इस S1 पॉजिटिव होगा, S0 जो है माइनस होगा, फिर जो है S2 माइनस होगा।
आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तब हम ये वाला सिरा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो ये वाला डायोड किस स्थिति में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। कैसा हो जाएगा, ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट इधर से आएगा, किधर से आएगा, इधर से आना स्टार्ट होगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा। अब आप कहोगे कि सर इधर भी जाएगा, वायर कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है इधर जाएगा, लेकिन ये बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये पी है ये एन है, तो डायोड कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। अब जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो कहने का मतलब है डायोड कुछ इस प्रकार से दिखेगा ओपन स्थिति में, तो ये वाली करंट जो है इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, इधर वाली इधर नहीं जाएगी, तो जहाँ की तार रुक जाएगी, फिर ये किधर से जाएगी, इधर से लोड से होती हुई ये अपना कार्य शुरू करेगी, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। आपको समझ में आया होगा कि D1 डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा, ये वाला आप इसके जरिए समझ सकते हैं, ये इनपुट AC है आपकी, ये क्या है, इनपुट AC है, ये हम AC इनपुट कर रहे हैं, और जब D1 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब I1 करंट फ्लो होगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या फ्लो होगी, I1 करंट, किसके थ्रू, इसके थ्रू, S0 के थ्रू, S0 के थ्रू, RL पर I1 करंट फ्लो होगी। तब क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा, ये वाला पॉजिटिव पल्स आपको दिख रही होगी, ये पॉजिटिव पल्स हमें इस पे मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। उसी समय जब ये वाला निगेटिव होगा, उसी समय D2 डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब जब दूसरी पल्स आएगी तो ये वाला क्या होगा कि निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तब क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं कि सेकेंड वाला जो डायोड है, D2 डायोड है, ये D2 डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जी हाँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, D2 डायोड क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तब D2 डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तब क्या होगा कि ये सेकेंड वाली जो पल्स थी वो आपको इस पे I2 करंट फ्लो होगी, I2 करंट फ्लो होगी। तब ये वाला D1 डायोड को है रिवर्स बायस होगा। तो इस प्रकार से जब ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा तब ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा तब ये फॉरवर्ड होगा। कैसे होगा कि जब इसकी साइन चेंज होगा, पॉजिटिव पल्स आएगी, फिर नेगेटिव पल्स आएगी, फिर पॉजिटिव पल्स आएगी, फिर नेगेटिव पल्स, इस प्रकार से इसमें आती रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी वर्किंग समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से टोटल जो RL पे हम देखते हैं तो दोनों का मिलाकर के हमारे पास आती है कुछ इस प्रकार से। ये आप देख रहे होंगे, इसमें मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, ये देख रहे होंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस प्रकार से दोनों पल्स आपको फुल वेव में मिलती जाती है। मतलब दोनों साइकिल में आपको यहाँ पे DC आउटपुट मिल रही है, DC आउटपुट लगातार दोनों पल्स में मिल रही है। समझ में आ रही होगी बात, फिर से हम आपको याद दिलाते हैं। कहने का मतलब पहले जब ये पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा। कैसे होगा, आप डायोड की वर्किंग वाला जो वीडियो है वो पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा, फिर ये रिवर्स बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। कैसे होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड होगा, जब ये पॉजिटिव होगा ये फॉरवर्ड होगा, ये निगेटिव होगा ये रिवर्स होगा, ये निगेटिव होगा ये रिवर्स होगा। मैं जल्दी से बोल गया, समझ आएगा वीडियो को, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। उसी प्रकार से इसमें करंट होता हुआ इधर से फ्लो होगा। तो ये इसकी वर्किंग थी, आपको समझ में आई होगी। क्या होगी कि ऐसे इनपुट कुछ इस प्रकार से देते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, AC की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और इसकी पॉजिटिव साइकिल में I1 करंट फ्लो होती है, फिर इसकी नेगेटिव साइकिल में क्या होती है, I2 करंट फ्लो होती है, जिसको टोटल मिलाकर के IL पे अगर हम देखें, लोड पर देखें, लोड पर आउटपुट देखें, तो हमें दोनों पल्स में, चाहे फिर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों पल्स में हमें DC आउटपुट मिलती है। ये हमें यहाँ से समझ में आया। मैं समझता हूँ आपको इसकी वर्किंग पूरी समझ में आ रही होगी। यदि नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको आंसर दूंगा। और यदि आपको फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा, मैं पुनः आपका ये वीडियो बना दूंगा, रीशूट कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आएगा तो मैं इसकी PDF बना के आपको दे दूंगा, फिर मैं आपकी इसकी PDF दे दूंगा। तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, लेकिन राय ऐसे मत दे देना कि वीडियो ओपन किया और नहीं समझ में नहीं आएगा, कमेंट कर देते हैं सर के पास, सर PDF दे देंगे। तो भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। कम से कम इस वीडियो को एक बार देखो पूरा, नहीं समझ में आता है 2 बार देखो पूरा, 3 बार देखो, 3 बार में भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमारे पास कमेंट करें, तो फिर मैं उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें और कह दिया कि नहीं सर समझ में नहीं आएगा मेरे, तो ये ऐसा करो PDF दे दो, फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई। तो हम समझते हैं कि आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी, और
नेक्स्ट इसके जो कुछ पैरामीटर हैं, जैसा कि मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी बताया था कि एवरेज डीसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, पीआईवी कैसे निकालेंगे, रिपल फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये सभी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछी जाती हैं और इस वाले एग्जाम जो आपका रिटन एग्जाम होगा इसमें भी ऑप्शन में भी दे सकता है और हो सकता है आपसे सिंपल सा फार्मूला पूछ ले। तो जितना फार्मूला पूछेगा वो फार्मूला बताएंगे, जो ड्राइव करने को पूछेगा वो डेरिवेशन आपको ड्राइव करके भी बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरे इसके पैरामीटर के ऊपर। चलते हैं, इसके पैरामीटर समझ लेते हैं। इसके कुछ पैरामीटर हैं, इसके पैरामीटर को समझ लेते हैं। इसके 8 पैरामीटर हैं। आउटपुट करंट, एवरेज डीसी करंट इन लोड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, एसी इनपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर, इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर एंड पीआईवी। ये 8 पैरामीटर हैं। आपसे 8 पैरामीटर हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाए और हो सकता है आपसे रिटन एग्जाम में पूछे जाए। तो इनके जो फार्मूले हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हमसे सिर्फ फार्मूले पूछे जाते हैं और उसी प्रकार से आपके जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम में भी इसके मात्र फार्मूले लिखने को आते हैं। ड्राइव करवाने को इफिशियंसी आ सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कुछ नहीं आएगा। इफिशियंसी वो सिर्फ ये कहेगा कि इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता, ऐसे कहेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग तथा दक्षता समझाइए। तो आपको वहाँ पे दक्षता का इस फार्मूला से पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, ऐसा पूछेगा वो। वहाँ पे क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से होगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आउटपुट करंट को हमें पता होना चाहिए कि जब D1 डायोड क्या होगा। अभी हम आउटपुट करंट पढ़ रहे हैं, तो जब D1 डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। आपने देखा था जब D1 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब I1 करंट जो क्या होगी, EM/RL प्लस RF। जी हाँ, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि RF क्या है। तो RF मैंने बताया था पिछले वीडियो में, RF जो है वो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है जो कि उसका बैरियर होता है, उसी के कारण RF जो है वो एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है डायोड में, उसे कहते हैं RF। तो इसका जो D1 करंट होगा, जब D1 फॉरवर्ड बायस होगा तो I1 करंट फ्लो होगा। हमने आपको बताया था E मैक्सिमम अपॉन RL प्लस RF। RL लोड है। अब RF RL क्यों लिया, क्योंकि ये आउटपुट पे हम देख रहे हैं, आउटपुट पे देख रहे हैं तो लोड और जो डायोड का रेजिस्टेंस है दोनों को हमें जोड़ करके तभी हमें आउटपुट पर करंट मिलेगा। उसी प्रकार I2 इस समय क्या होगी, 0 होगी। I2 इस समय 0 होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। जब D2 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, तो I2 इक्वल टू E मैक्सिमम अपॉन RL प्लस RF। ये होगा आपका जब D2 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब I2 करंट कुछ इस प्रकार से होगी। इस समय I1 इक्वल टू 0 होगी। ये तो आपकी आउटपुट करंट की बात रही। ये कब होगी, जब 0 से पाई के बीच की होगी। जब 0 से पाई के बीच में हमें पल्स मिल रही होगी। ये कब होगी, पाई से हमें जब 2 पाई के बीच में मिल रही होगी। जी हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। एग्जाम में यदि आप इतना लिखेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जब आपको समझ में आएगी D1 फॉरवर्ड बायस तो करंट कुछ इस प्रकार से, D2 फॉरवर्ड बायस तब करंट कुछ इस प्रकार से होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो एवरेज करंट इन लोड पर आउटपुट की जो औसत मान है उसको हमें फाइंड आउट करनी होगी, वो भी DC का। जी हाँ, DC का। आपने पिछले वीडियो में देखा था DC का IDC कहते थे, IDC। आप उसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। मैं इसे हल करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत समय लग जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसका समाकलन करो, फिर उसका जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स में होता है। इसमें क्या होता है, 0 से पाई के बीच चलेगा, फिर पाई से 2 पाई के बीच चलेगा। दोनों का ये I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी का हमें समाकलन करके ही निकालना पड़ेगा, तो वो हमारी IDC हो जाएगी। तो टोटल हम आपको ऐसे बता देता हूँ कि इसकी IDC कितनी होती है, वो हम आपको इसमें बताता हूँ। तो 2I मैक्सिमम अपॉन पाई। जी हाँ, ये आपकी औसत जो एवरेज DC करंट इन लोड पर होगी, वो लोड पर आपकी करंट कितनी होगी, एवरेज, वो 2I मैक्सिमम अपॉन पाई होगी। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। IDC बराबर 2I मैक्सिमम अपॉन पाई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। कहने का मतलब है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसे हिंदी में कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, IRMS। पिछले वीडियो में भी IRMS पढ़ा होगा, लेकिन कुछ अंतर होता है, ज्यादा नहीं। ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसमें कुछ अंतर मिलेगा, सॉल्व सभी उसी प्रकार से होंगे। तो इसका जो रूट मान होता है वो I मैक्सिमम अपॉन रूट 2 होता है।
आई मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। जी हाँ, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, आई मैक्सिमम अपॉन √2, ये आपका होता है IRMS, धारा का वर्गमध्य मूल मान, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। उसके बाद आता है AC, ये हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आता है AC इनपुट पावर। अब AC पर इनपुट पावर क्या होगी आपको पता होगा, PAC, मैंने PAC पढ़ाया था पिछले में भी। तो आई जो भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि PAC निकालने के लिए IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। ये RL और RF कभी कभी दोनों लेते हैं, कभी एक लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका फंडा क्या है? तो आपको बता दें, यहाँ पे इनपुट की बात की जा रही है तो टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, फिर वो चाहे आपका डायोड का हो, रेजिस्टर का हो, LED का हो, लोड का हो, किसी का हो, सभी रेजिस्टर को यहाँ पे जोड़ करके सम करके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल सा होता है, P बराबर I² R के फार्मूले से निकालते हैं। आपको ये दो फार्मूले याद रखने पड़ते हैं कि V बराबर IR, P बराबर I² R। यही आपके मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले फार्मूले हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका मान रख लीजिएगा, आई मैक्सिमम अपॉन 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा RL प्लस RF, ये आपकी PAC हो जाएगी। समझ रहे होंगे, PAC, AC की PAC मतलब पावर AC की इनपुट पावर, AC की इनपुट पावर आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमारे पास आती है DC आउटपुट पावर, DC आउटपुट पावर। तो अब हम लोग चलते हैं DC आउटपुट पावर क्या होती है। तो DC आउटपुट पावर के लिए PDC क्या होती है, PDC बराबर आपको पता होगा कि PDC बराबर IDC अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था, IDC। तो IDC का स्क्वायर इंटू RL, इसमें हम RL लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोड पर निकाल रहे हैं, जो डायोड के इधर का जो है वो हम पावर निकाल रहे हैं, डायोड के इधर का पावर निकाल रहे हैं, डायोड के इधर का नहीं निकालना है, इधर का निकाल रहे हैं। तो हमें डायोड का रेजिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा, डायोड का रेजिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि RL क्यों लिया, अकेले RL क्यों लिया, क्योंकि हमें डायोड के उस तरफ का आउटपुट का निकाल रहे हैं, डायोड का नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे कितना था, 2I मैक्सिमम अपॉन पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू RL हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4I मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL, ये आपकी PDC हो जाएगी। क्या हो जाएगी, PDC हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका इफिशियंसी आती है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इफिशियंसी आपकी होती है तो वो आपसे जो डेरिवेशन है वो आपको सॉल्व करवाने के लिए पूछा जाता है, ये आपने लिख लिया होगा। तो इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इफिशियंसी का मैंने पिछला वीडियो में बताया था, इफिशियंसी को किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी जो DC आउटपुट थी, DC आउटपुट अपॉन पावर में है, ये क्या है, पावर में, अपॉन AC इनपुट पावर, DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, जो इसका फार्मूला है ईटा बराबर, इसमें मान रख देंगे तो मान है हमारे पास कितना है, 4I मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL। जो DC का था अभी हमने निकाला था, उसके बाद हम AC का निकालेंगे। तो AC का हमारे पास आएगा, आया था, कितना आया था कि I मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई RL प्लस RF। जी हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आई हुई। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले निकाली थी। आप अगर वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे तो ये फार्मूले आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे जब इसको हल करूँगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4I मैक्सिमम स्क्वायर इंटू 2 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू I मैक्सिमम स्क्वायर इंटू RL अपॉन RL प्लस RF। I मैक्सिमम से I मैक्सिमम कट कर देंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 बटे पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ से RL, नीचे से RL अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस RF अपॉन RL। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, RF का जो वैल्यू है वो RL से काफ़ी कम है, RL से काफ़ी कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार से 8Y पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई RL से RL कट देंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 8 बटे पाई स्क्वायर। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी। मैं इसको पहले से हल कर रखा हूँ, आप चाहो तो इसका हल कर लीजिएगा। 8 बटे 9.85
96, ये इसकी वैल्यू आएगी। जब इसको इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगी 0.8, आपको दिख रहा होगा 0.8113, 0.8113 ईटा का मान है, ये ईटा का मान है। अब इसे परसेंट में पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, ये ईटा का मान क्या था आपको हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं 0.8113, ये ईटा का मान था। अब आपको अगर परसेंट में पूछा जाता है तो ईटा का मान परसेंट में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का, 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंट में आ जाता है, तो हमारे पास आएगा 8113%, 81.13%। तो ये आपकी इफिशियंसी होती है। अब आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी, पिछले का जो इफिशियंसी थी वो थी 40.6%, 40.6% थी, यहाँ पे है 81.13%। तो इसकी इफिशियंसी जो है ज़्यादा है, दक्षता ज़्यादा है हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम में आपसे सॉल्व करवाने के लिए पूछा जाता है। फिर लास्ट के 2 टॉपिक हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं जरा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिपल फैक्टर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रिपल फैक्टर क्या होते हैं। रिपल फैक्टर जो होते हैं वो जो उर्मिकाएं हो जाती हैं, एसी की कुछ उर्मिकाएं आ जाती हैं कुछ इस प्रकार से, हमारी आई थी, इसमें कुछ इस प्रकार से आई थी, और डीसी की कुछ इस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या है, एसी की पल्सेस आ रही हैं, ये पॉजिटिव पल्सेस आ रही हैं, तो इन्हें कहते हैं हार्मोनिक्स। तो इन्हीं को क्या है, रिपल फैक्टर होते हैं। तो रिपल फैक्टर जो होता है वो गामा से डिनोट किया जाता है। किससे, गामा से डिनोट किया जाता है। अच्छा, रिपल फैक्टर हम निकालते क्यों हैं, तो रिपल फैक्टर जो है वो हम इसलिए निकालते हैं, रिपल फैक्टर हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें उसमें फिल्टर लगाया जाने वाला फिल्टर का ज्ञान हो, हम हार्मोनिक्स को कम किससे करते हैं, फिल्टर से कम करते हैं। तो आगे हम पढ़ाएंगे फिल्टर क्या होते हैं। तो गामा का मान जो इसमें होता है वो होता है 0.4 कुछ शायद 0.42। गामा का मान जो होता है 0.42 है, जो कि 1 से काफ़ी कम है, 1 से काफ़ी कम है। तो इसलिए इसमें फिल्टर की संभावना बहुत कम होगी। इसमें फिल्टर यदि नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि 1 से यदि ज़्यादा है तो हमें फिल्टर की आवश्यकता होगी ही होगी। क्यों, क्योंकि उसमें आपने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 to 1 था, गामा की वैल्यू कितनी थी, 1 to 1 था, गामा की वैल्यू हाफ वेव में था, ये हाफ वेव में कितनी थी, 1 to 1 था, और इसमें क्या है 0.42 है। तो इसमें लगभग हाफ से भी कम है। तो इस प्रकार से इसमें फिल्टर की संभावना कम होगी, और हाफ वेव रेक्टिफायर में फिल्टर की संभावना सबसे अधिक होगी। उसके बाद होती है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो इसमें रहेगी वो 2E मैक्सिमम रहेगी, 2E मैक्सिमम, क्योंकि 2 डायोड लगे हैं, तो 2 डायोड में जो रिवर्स बायस की जो वोल्टेज होगी वो इसकी पीक मैक्सिमम होगी। कैसे निकालते हैं, PIV जो होता है वो होता है E मैक्सिमम इंटू 1/, एक मिनट, प्लस कुछ इस प्रकार से होती है 1 + 1/RL प्लस RL, 1 + RL और RF RL। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो इसे टोटल करेंगे E मैक्सिमम मल्टीप्लाई 2 + 1 + 1, तो इस प्रकार से आ जाएगा E मैक्सिमम मल्टीप्लाई 2, तो टोटल आ जाएगा 2E मैक्सिमम। तो ये आपकी आ जाती है PIV। जी हाँ, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा PIV। मैं समझता हूँ सारे पैरामीटर आपने समझ में आए होंगे। तो मैंने एक ही पैरामीटर इसमें ड्राइव करके बताया था, जिसका नाम था इफिशियंसी, और इससे पहले PAC PDC भी समझाया था। तो यही 3 आने के आपके चांस होते हैं, पावर इनपुट AC और DC आउटपुट पावर ज्ञात कीजिए, और उसके बाद इफिशियंसी ज्ञात कीजिए। बाकी के मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए, क्योंकि ये फार्मूले आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि इससे कोई चीज़ पूछी जाती है, रेक्टिफायर से पूछी जाती है, तो वो ये फार्मूले ही पूछे जाते हैं कि आउटपुट पावर का फार्मूला क्या है, इनपुट पावर का फार्मूला क्या है, AC पावर का फार्मूला क्या है, DC पावर का फार्मूला, ये सभी पूछे जाते हैं। उसमें रिपल फैक्टर क्या है, यही सब चीज़ें आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यदि रिटन एग्जाम की बात करें तो इफिशियंसी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और उसके बाद आपकी आउटपुट करेंट का थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज आप दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद AC पावर और DC आउटपुट पावर।
जी हाँ, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। हम आज का समझते हैं। आज का जो फुल वेव रेक्टिफायर था वो आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेश्चन रह जाता है कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा यदि आया हो वीडियो पसंद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा। जी हाँ, एक बार हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। जो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी, आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा कि 150 लोग 300 मिनट वॉचिंग टाइम, 150 लोग 300 मिनट वॉचिंग टाइम क्या है। हंसी आ जाती है देखते हो कि आप लोग 2 मिनट में कैसे पूरा टॉपिक कवर कर लेते होंगे। क्या आपने थंबनेल देखा नहीं कि आपको पूरा समझ में आ गया, या वीडियो का स्टार्टिंग में ये जो ऊपर टाइटल है ये आपने देखा नहीं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। ऐसा कुछ है तो भाई आपसे ज़्यादा जीनियस कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। यदि आपको ऐसा है 2 मिनट में आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाता है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।